पर आइंस्टीन ने ये बात बोला हुआ है कि जो द्रव्यमान होता है वो एक तरह से ऊर्जा का ही स्वरूप होता है। मतलब कि जैसे यहाँ पर बोला गया कि द्रव्यमान जो है वो ऊर्जा का एक दूसरा रूप होता है। जैसे अगर ये कोई ऑब्जेक्ट, कोई एक वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होगा तो उस द्रव्यमान के बराबर की कुछ ऊर्जा होगी। तो अगर इसका जो भी द्रव्यमान है, अगर मैं उसके बराबर की ऊर्जा पता करना चाहता हूं तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, बहुत ही फेमस फार्मूला है, E बराबर mc²। तो जो फार्मूला होता है E बराबर mc², आप इस फार्मूले की सहायता से किसी द्रव्यमान के बराबर की ऊर्जा पता कर सकते हैं। यहाँ पर m जो हो गया वो तो द्रव्यमान हो गया, और जो यहाँ पर c है वो स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की गति। इसका मान आपको पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपको ये बात समझना है कि जो द्रव्यमान होता है वो भी एक तरह से ऊर्जा का ही रूप होता है। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान आपको पता है तो उसके बराबर का जो ऊर्जा होगा, उस द्रव्यमान के बराबर की जो भी ऊर्जा होगी उसको आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ये होता है द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में। अब हम बात करेंगे नाभिकीय बंधन ऊर्जा। थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये। जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा होता है, समझिए कि कोई एक नाभिक है। जैसे आपको एक प्रोटॉन दिया गया और एक न्यूट्रॉन दिया गया, समझने के हिसाब से मैं बातें कर रहा हूँ, और बोला गया कि इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में मिलाकर एक नाभिक बनाइए। तो आपने क्या किया, आपने एक गोला लिया और आपने उस गोले के अंदर उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला दिया। जब आप उस गोले के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रख देंगे, मैंने इसके पहले बात किया हुआ है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इनको हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो जब आप उस गोले के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रख देंगे तो आप बोलेंगे एक नाभिक बन गया। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का एग्जाम्पल लिया, ठीक वैसे ही यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया हुआ है जहाँ पर 8 न्यूट्रॉन्स हैं और 8 प्रोटॉन्स हैं। तो समझिए कि 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन को मिलाकर एक नाभिक बनाया गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है ऑक्सीजन के लिए, तो 8 न्यूट्रॉन है तो इनकी वजह से जो मास होगा वो ये हो जाएगा 8 गुणे न्यूट्रॉन के लिए जो मास का वैल्यू होता है 1.0086 लगभग, और जो 8 प्रोटॉन है उनके लिए ये हो गया। यहाँ पर अगर पूरा परमाणु लेते हैं तो पूरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी आता है। तो जैसे 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, जितना प्रोटॉन्स का मान होता है, जितनी संख्या में प्रोटॉन होते हैं उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी 8 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये मास हो गया। जब इन सबको गुणा करके जोड़ा गया तो जो मास आया, अपेक्षित द्रव्यमान, वो इतना आया। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि जो ये नाभिक बना हुआ है इस नाभिक के लिए इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो मैं क्या करूँगा, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऐड कर दूँगा। तो जब मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास यहाँ पर ऐड कर दूँगा तो मुझे जो भी मास मिलेगा उसको मैं बोलूँगा अपेक्षित द्रव्यमान। इसका मतलब जो अपेक्षित द्रव्यमान इस नाभिक का होगा वो ये हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए जो अपेक्षित द्रव्यमान है वो इतना वैल्यू आ गया। अब लोगों ने ये बात समझा था कि अगर ऑक्सीजन का नाभिक है तो उसके अंदर प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऐड कर देता हूँ तो मुझे उसका एक द्रव्यमान मिल जाएगा। लेकिन जब उन्होंने अलग अलग प्रयोगों के द्वारा द्रव्यमान मापा, तो जो द्रव्यमान आया वो लगभग इतना आया। लोगों का अपेक्षा क्या था कि कितना द्रव्यमान आना चाहिए था, ये वैल्यू, ये द्रव्यमान आना चाहिए था, लेकिन ये द्रव्यमान आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर द्रव्यमान में कुछ अंतर आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है 0.13691, तो ये जो द्रव्यमान है वो कहाँ गया। तो जब लोगों ने इसको समझना शुरू किया तो उनको ये समझ में आया कि दोनों द्रव्यमान, जो अपेक्षित द्रव्यमान है और जो द्रव्यमान प्राप्त हुआ, दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है वो द्रव्यमान जो है वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी वो जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान किस में परिवर्तित हो गया, ऊर्जा में। अब अगर द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गया तो उसी ऊर्जा को पता करने का फॉर्मूला जो होता है वो यही होता है। अभी हम लोग इसको ही आगे पढ़ेंगे, बंधन ऊर्जा। तो आपको यहाँ तक ये बात समझना है कि किसी भी नाभिक के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, अगर आप उनका सबका मास ऐड कर दोगे तो जो भी आपको द्रव्यमान मिलेगा वो उस नाभिक का एक्चुअल मास नहीं होगा, वो एक्चुअल मास से थोड़ा कम होगा। लोगों ने ये देखा कि
किसी भी नाभिक के लिए जो भी उसका द्रव्यमान हमें मिलता है किसी एक प्रयोग से, वो द्रव्यमान जो होता है वो अपेक्षित द्रव्यमान से कम होता है। और कितना कम होता है, जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर 0.13691। जब लोगों ने समझना शुरू किया कि ये द्रव्यमान गया कहाँ, तो लोगों को ये समझ में आया कि क्योंकि द्रव्यमान एक तरह से ऊर्जा का ही रूप होता है, तो जो ये द्रव्यमान है वो ऊर्जा में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर न्यूक्लियस बना रहे थे, ध्यान रखिएगा मैं उदाहरण के तौर पर बात कर रहा हूँ, जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर न्यूक्लियस बना रहे थे तो उस समय कुछ ऊर्जा जो है वो बाहर मुक्त हुई थी, रिलीज़ हुई थी। तो जो बाहर ऊर्जा मुक्त हुई थी वो ऊर्जा इसी द्रव्यमान के बराबर थी। मतलब अगर मैं इस द्रव्यमान के बराबर की ऊर्जा लिखता हूँ तो वो ऊर्जा उतनी ही होगी जितनी ऊर्जा यहाँ पर मुक्त हुई थी। कब? जब न्यूक्लियस को बनाया जा रहा था, यानी जब न्यूक्लियस बन रहा होगा तो उसके बनते समय कुछ ऊर्जा मुक्त हुई होगी, रिलीज़ हुई होगी। और जो ऊर्जा रिलीज़ होती है वो ऊर्जा उतनी ही होती है जितना यहाँ पर मास में अंतर आता है, द्रव्यमान में अंतर आता है। तो इसी द्रव्यमान के बराबर की ऊर्जा मुक्त होती है जब न्यूक्लियस बन रहा होता है। इसी द्रव्यमान को मापने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला बना है, तो आप देख सकते हैं डेल्टा एम लिखा गया Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे Z क्या है, जैसे यहाँ पे Z 8 है तो यहाँ पर आ जाएगा 8 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस, जिसे हमने बात किया कि जो अपेक्षित द्रव्यमान है, अपेक्षित द्रव्यमान वो इनको ऐड करने के बाद, इसको भूल जाइए क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, नाभिक के बारे में। नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे लिखा गया था, हम सिर्फ इनके बारे में बात करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं, 8 हैं, यानी यहाँ पे Z का मान 8 हो जाएगा और मास ऑफ प्रोटॉन आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस। अब यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 8। तो अगर मुझे न्यूट्रॉन का संख्या पता करना है तो न्यूट्रॉन का संख्या पता करके क्या होता है कि जो A होता है और जो Z होता है आप उनको माइनस करो, 16 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 8। तो 16 मतलब द्रव्यमान हो गया और 8 Z के बराबर है। Z क्या होता है, परमाणु क्रमांक। तो जब आप A माइनस जेड करोगे, जब आप A माइनस जेड करोगे तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या मिलेगी। जैसे यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 8 है, तो 8 गुणे मास ऑफ न्यूट्रॉन, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो जब हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलता है अपेक्षित मास। तो यानी ये पूरा देगा अपेक्षित मास माइनस यहाँ जो M लिखा हुआ है वो प्रयोग द्वारा द्रव्यमान है। तो ये आपको हमेशा दिया हुआ रहता है कितना होगा। तो जब इनको दोनों को माइनस करते हैं, मतलब कि हम लोग जब अपेक्षित द्रव्यमान और प्रयोग का जो द्रव्यमान है दोनों को माइनस करते हैं तो अपने को मिलता है द्रव्यमान में अंतर। तो यहाँ तक आपको ये बात समझना है कि न्यूक्लियस जब बनता है तो कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये देखा गया कि जो एनर्जी जो मास में अंतर आया डेल्टा एम, जब उसको हम लोग C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो अपने को ऊर्जा मिलता है उसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा। ये जो बंधन ऊर्जा होती है वो एक तरह से इसको हम लोग एक तरह से आवश्यक यानी रिक्वायर्ड एनर्जी भी बोलते हैं। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस को बनते समय जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है ये उसी के बराबर है, बट इसको आप बंधन ऊर्जा समझिए, ज़्यादा सही रहेगा। बाइंडिंग एनर्जी जिसको लिखा गया डेल्टा एम इंटू C स्क्वायर। ये डेल्टा एम है, दोनों के द्रव्यमान के बीच का अंतर, उसको बोलते हैं द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट। तो ये मास डिफेक्ट इंटू C स्क्वायर है। अब देखिए जैसे मैंने उदाहरण लिया था कि एक गोले में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को डाला तो नाभिक बना। जब ये नाभिक बन रहा था तो यहाँ से कुछ ऊर्जा मुक्त हुई। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि जो ऊर्जा मुक्त हुई वो ऊर्जा थी 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये नाभिक बन रहा था तो इतनी ऊर्जा मुक्त हुई, रिलीज़ हुई। अब आपसे अगर बोला जाए कि इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोबारा से अलग करना है, यानी जो यहाँ पे आपको जो आपने यहाँ पे नाभिक बनाया था उस नाभिक को नष्ट करना है, आप इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उन सबको अलग अलग कर देना है। तो अगर मुझे इस नाभिक को हमेशा के लिए नष्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, बाहर से ऊर्जा इसको दूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि मुझे यहाँ पर कितना ऊर्जा देना चाहिए ताकि जो ये नाभिक है वो नष्ट हो जाए हमेशा के लिए। तो आंसर यहाँ पे ये आता है कि जो ऊर्जा रिलीज़ हुई थी, मुक्त हुई थी जब ये न्यूक्लियस बन रहा था, अगर आप उतना ही ऊर्जा इसको दोगे, सप्लाई करोगे, तो ये जो रहेगा वो नष्ट हो जाएगा। इसी को यहाँ पे बोल सकते हैं आवश्यक ऊर्जा। अब
जैसे यहाँ पर कितना एनर्जी रिलीज़ हुआ था 2.2, तो अगर आप वही 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी इसको दोगे तो दोबारा ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग हो जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग हो जाएंगे। यानी जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। तो किसी भी नाभिक के बनते समय जो भी ऊर्जा मुक्त हुई रहती है वही ऊर्जा चाहिए रहती है उसको दोबारा से नष्ट करने के लिए, और उसको हम लोग आवश्यक ऊर्जा या फिर क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा। तो जो ये बंधन ऊर्जा होता है, बाइंडिंग एनर्जी, वो कम से कम वो ऊर्जा होता है अगर जिस ऊर्जा को हम किसी नाभिक पर फेंकते हैं तो वो नाभिक हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। उसके अंदर के सभी न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सब अलग अलग दूर दूर हो जाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं बंधन ऊर्जा। अब आपसे बात अगर पूछा जाए कि जैसे मान लीजिए कोई एक नाभिक है, इसके अंदर कुछ प्रोटॉन्स हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स हैं, और आपको इस नाभिक को नष्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ इसके अंदर से किसी एक प्रोटॉन या किसी एक न्यूट्रॉन को बाहर निकालना है, किसी एक को, पूरे को नष्ट नहीं करना है। बंधन ऊर्जा क्या करता है, पूरे के पूरे नाभिक को नष्ट कर देता है, यानी जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं सभी बाहर आ जाते हैं, सभी अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि किसी एक प्रोटॉन को या किसी एक न्यूट्रॉन को नाभिक से बाहर निकालना है। तो ऐसे केस में जिस ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। यानी किसी एक न्यूक्लियॉन को, वो न्यूक्लियॉन प्रोटॉन भी हो सकता है या न्यूट्रॉन भी हो सकता है, तो किसी एक न्यूक्लियॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए जो कम से कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। जैसे यहाँ पर दो ही न्यूक्लियॉन थे, एक था प्रोटॉन और एक था न्यूट्रॉन। कितना ऊर्जा रिलीज़ हुआ था 2.2। अगर मुझे बोला गया कि इसको नष्ट नहीं करना है, सिर्फ एक प्रोटॉन, जो एक प्रोटॉन है उसको बाहर निकालना है या सिर्फ न्यूट्रॉन को बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इस 2.2 को जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, दो से भाग दे दूँगा, तो मुझे आंसर कितना मिल जाएगा 1.1। यानी मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक एनर्जी दूंगा। तो जब मैं 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूंगा तो उस एनर्जी की वजह से एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन बाहर आ जाएगा। वहाँ पर मैं न्यूक्लियस को नष्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं किसी एक न्यूक्लियॉन को बाहर निकाल रहा हूँ, जो होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो इसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा, इसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियॉन, जिसका आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं। अब अलग अलग नाभिक के लिए ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है वो कितना होता है, उसी को बताने के लिए यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस नाभिक के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन ज़्यादा होगा, वो नाभिक ज़्यादा स्टेबल होगा। किसी नाभिक के ज़्यादा स्टेबल होने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर से न्यूक्लियॉन को बाहर निकालना आसान नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में लगभग सभी न्यूक्लियाई हैं, जितने भी है नाभिक सभी का दिया हुआ है, और इसमें जो सबसे अधिकतम होता है वो यहाँ पर है 8.75। किसके लिए होता है, Fe के लिए होता है, लोहे के लिए होता है। वैसे ही जो यूरेनियम होता है 238, उसके लिए कितना होता है 7.6। मतलब अगर आपके पास कोई एक यूरेनियम का नाभिक है, उसमें से कोई एक प्रोटॉन बाहर निकालना है या कोई एक न्यूट्रॉन बाहर निकालना है, तो किसी एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आप बाहर से ऊर्जा दोगे वो ऊर्जा का मान कितना होना चाहिए, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इस बराबर की ऊर्जा देंगे तो कोई एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, वहाँ से बाहर आ जाएगा। तो जब इस ग्राफ को देखा गया तो इस बात ये समझ में आया कि जिन नाविकों का द्रव्यमान 30 से ज़्यादा है और 170 से कम है, उनका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है लगभग नियत है, मतलब कांस्टेंट है। तो 30 से ज़्यादा वाले, लगभग 30 से ज़्यादा वाले, और 170 यानी लगभग यहाँ से इधर वाले, तो लगभग जो ये रेंज हो गया, समझिए लगभग ये रेंज, इसके बीच में लगभग जो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, वो लगभग सबके लिए कैसा है, कांस्टेंट है। लेकिन जिन नाभिक का द्रव्यमान 30 से कम है, इनको बोलते हैं हल्के नाभिक। जिनका द्रव्यमान 30 से कम होता है उनको हल्के नाभिक बोलते हैं, और जिनका द्रव्यमान 170 से ज़्यादा होता है उनको हम लोग हेवी बोलते हैं, भारी नाभिक। तो जो ये हल्के नाभिक होते हैं
लाइटर न्यूक्लियाई या जो ये भारी होते हैं हेवी न्यूक्लियाई, इन दोनों के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो कैसा मिलता है, स्मॉल मिलता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं यूरेनियम का, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना मिला हुआ है, 7.6। तो जो ये आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं, इस ग्राफ से ये बताया जाता है कि किसी भी नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियॉन कितना होगा, उसको हम लोग इस ग्राफ से समझ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इसमें। हम लोग अभी इस ग्राफ को दोबारा से समझेंगे, दोबारा से देखेंगे, क्योंकि इसमें हमें दो बात देखना है। एक देखना है विखंडन, एक देखना है संलयन। तो विखंडन और संलयन को समझने के लिए हम लोग इस ग्राफ को दोबारा से यूज़ करेंगे, बट पहले कुछ और बात यहाँ समझ लेते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन दिमाग में यहाँ पर ये बनता है, हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारे प्रोटॉन्स होते हैं, ढेर सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन तो ठीक है, न्यूट्रल होते हैं, तो उनके बारे में बात नहीं करते हैं। जो प्रोटॉन्स होते हैं सभी धनावेश होते हैं। अगर सभी प्रोटॉन्स धनावेश हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच में प्रतिकर्षण बल यानी रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए। और अगर उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो वो सभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर खुद को नाभिक के बाहर फेंक देंगे, यानी वो नाभिक के बाहर आ जाएंगे, यानी जो नाभिक है वो अपने आप क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बट ऐसा होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो भी प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर यानी नाभिक के अंदर होते हैं, उनके ऊपर ये जो कूलम का रिपल्सिव फोर्स है उससे भी कोई ज़्यादा बड़ा फोर्स लगता है। यानी कोई एक ऐसा बल लग रहा है जो बल कूलम के रिपल्सिव फोर्स से भी ज़्यादा बड़ा बल है, जिसने क्या किया है, सभी प्रोटॉन्स को पकड़ के रखा हुआ है, आकर्षित करके रखा हुआ है। तो दो प्रोटॉन्स के बीच में कूलम का बल लग रहा होगा, जिससे वो दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा बल लगता है जो बल दोनों प्रोटॉन को आपस में आकर्षित कराता है, और उसी बल को क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल। और ये जो नाभिकीय बल होता है, इसका काफ़ी स्मॉल रेंज होता है, बहुत ही छोटा, बहुत ही कम रेंज, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। तो ये बल काफ़ी छोटा होता है, इसका रेंज काफ़ी छोटा होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बल होता है, क्योंकि ये दो प्रोटॉन्स जो आपस में दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं उनको पकड़ के रखता है, उनको दूर जाने से रोकता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर केंद्र में, जिसमें मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ केंद्र पर एक प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन का अपना एक नाभिकीय बल होगा। तो उस नाभिकीय बल का जो परिसर है, यानी वो बल का रेंज है, उसको मैंने यहाँ पर इस दूसरे गोले से बनाया हुआ है। तो यानी जो दूसरे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक न्यूट्रॉन है, तो ये न्यूट्रॉन इसके बल परिसर के अंदर है, तो इस न्यूट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में नाभिकीय बल लग रहा होगा। लेकिन जो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इसके बल परिसर से बाहर है। तो अगर ये न्यूट्रॉन इसके बल परिसर से बाहर है, तो इस न्यूट्रॉन पर इस प्रोटॉन का कोई भी नाभिकीय बल नहीं लग रहा होगा। उदाहरण के लिए आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर एक और प्रोटॉन है, तो ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन भी इस प्रोटॉन के बल परिसर से बाहर है। तो अगर ये प्रोटॉन भी इसके बल परिसर से बाहर है, तो इन दोनों प्रोटॉन के बीच में कोई भी नाभिकीय बल नहीं लग रहा होगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई एक प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन इसके परिसर के अंदर है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लग रहा होगा, नाभिकीय बल। तो ऐसा बोल सकते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा सा नाभिक है तो उस नाभिक के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियॉन्स होंगे। तो अगर मैंने उदाहरण के तौर पर अगर कोई एक न्यूक्लियॉन यहाँ पे लिया हुआ है, कोई एक प्रोटॉन लिया है, आप यहाँ पे न्यूट्रॉन भी मान सकते हैं, तो उसका एक बल परिसर होगा। तो बल परिसर के अंदर जो भी दूसरे न्यूक्लियॉन्स होंगे उन पे बल लगेगा, कौन सा बल, नाभिकीय बल। उसके बाहर जो होंगे उन पर कोई नाभिकीय बल नहीं लगेगा। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि नाभिकीय बल के परिसर के में अधिकतम P न्यूक्लियॉन हो सकते हैं। यहाँ देखिए, जो स्मॉल p है वो बात कर रहे हैं नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन के बारे में, 10, 20, 50, 100। तो ये जो आप अंदर छोटा वाला गोला दे सकते हैं, तो इस गोले के अंदर कुल कितने न्यूक्लियॉन हो सकते हैं उसको यहाँ पर P से बोला गया है। और जो बंधन ऊर्जा होगा वो इसी P के अनुक्रमानुपाती होगा। जितना ज़्यादा न्यूक्लियॉन होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, बंधन ऊर्जा। जब आप इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, उसको लिखा गया K।
यहाँ जो K है वो एक तरह का ऊर्जा का ही अनुरूप है, मतलब उसको आप ऊर्जा के जैसे समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ाकर A का मान, A क्या होता है, द्रव्यमान होता है, A का मान बढ़ाएं तो इससे नाभिक के भीतर न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा प्रभावित नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बोला गया है न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ाकर, जिसे मान लीजिए कि आपने किसी तरह से यहाँ पर एक प्रोटॉन ऐड कर दिया, आपने बाहर से कोई एक प्रोटॉन अंदर डाला, तो बोला गया कि अगर मैं एक प्रोटॉन अंदर डालूंगा तो एक प्रोटॉन जब अंदर आएगा तो उस प्रोटॉन की वजह से जो A है द्रव्यमान उसका मान बढ़ेगा। बात बराबर है, क्योंकि जो A होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आपने जब प्रोटॉन डाला तो प्रोटॉन की वजह से जो A का मान है वो मान बढ़ेगा, लेकिन इससे नाभिक के भीतर न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा प्रभावित नहीं होती है। इससे इसका मतलब ये हुआ कि भले ही आपने इस प्रोटॉन को यहाँ पे ऐड किया, लेकिन इस प्रोटॉन को यहाँ पर ऐड करने से जो यहाँ पर केंद्र में प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन पर जो बंधन बल लग रहा है उस पर फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो बल परिसर है वो छोटा है और जो आपने प्रोटॉन डाला हुआ है वो प्रोटॉन इसके बल परिसर के बाहर है। तो ये जो प्रोटॉन है वो लगभग इस न्यूक्लियस के पृष्ठ पर है और ये केंद्र में कहीं अंदर है। तो जो यहाँ पर अंदर प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन के आने की वजह से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये इसके बल परिसर के बाहर है। तो वही बात यहाँ पर बोला गया है, नाभिक के भीतर न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा प्रभावित नहीं होती, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला गया है जो बंधन ऊर्जा है वो P के प्रोपोर्शनल है और P क्या होता है, न्यूक्लियनों की संख्या होती है। यहाँ पर जो P न्यूक्लियनों की संख्या है वो उतने ही न्यूक्लियन है जो इस बल परिसर के अंदर है। इसका मतलब कि बंधन ऊर्जा में तभी बदलाव होगा जब आप इस जो अंदर गोला है इसके अंदर आप नंबर ऑफ़ न्यूक्लियन को बदलेंगे। लेकिन जो हमने बाहर से प्रोटॉन डाला, ये प्रोटॉन इस गोले के बाहर है, जो बल परिसर उसके बाहर है, तो इस गोले की वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस में कोई चेंज नहीं होगा। और अगर नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस में कोई चेंज नहीं होगा मतलब बंधन ऊर्जा में कोई चेंज नहीं होगा। तो आप बात को समझने की कोशिश करिए कि अगर आप नाभिक में बाहर से कोई एक न्यूक्लियन, चाहे वो प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, उसको डालते हैं तो वो न्यूक्लियन जो आप बाहर से डालोगे वो पृष्ठ पर होगा। लेकिन अगर अंदर कोई एक बल परिसर है तो उस बल परिसर में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। और अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या में बदलाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि बंधन ऊर्जा में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। तो ये बात यहाँ पर बोला गया है कि बंधन ऊर्जा प्रभावित नहीं होती है। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे विखंडन और संलयन के बारे में, फ्यूज़न और फिजन के बारे में। अब देखिए जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक न्यूक्लियस है यूरेनियम, ध्यान रखिएगा सिर्फ मैं उदाहरण के हिसाब से बता रहा हूँ। ये यूरेनियम है 238। अभी हमने देखा कि इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है, बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन, वो लगभग 7.6 के आसपास है। एक बार चेक कर लेते हैं, 7.6, हाँ 7.6 है, क्योंकि इसका जो बंधन ऊर्जा है पर न्यूक्लियन काफ़ी कम है। इसका मतलब कि ये जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, यानी ये अनस्टेबल होगा, अस्थिर होगा। तो अगर ये खुद को स्थिर करना चाहेगा तो ये क्या करेगा, अपने आप को दो समान टुकड़ों में विभाजित कर देगा। तो एक टुकड़ा बना X और दूसरा बना Y। तो जब कोई एक भारी नाभिक अपने आप को दो समान टुकड़ों में विभाजित कर देता है, तो ऐसे केस में जो दो टुकड़े मिलते हैं, जैसे एक नाभिक मिला X और दूसरा नाभिक मिला Y, इन दोनों नाभिकों का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा, बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन, वो 7.6 से ज़्यादा होगा। जैसे अगर यूरेनियम का 7.6 है तो इन दोनों का, जैसे X हो गया Y हो गया, तो जो आपको X मिलेगा मान लो यहाँ पर मिला, जो आपको Y मिलेगा मान लीजिए यहाँ पर मिला, दोनों आसपास ही मिलेंगे। तो इन दोनों के लिए जो पर न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होगा वो 7.6 से ज़्यादा होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों बिंदु हैं X और Y, दोनों बिंदु जो है वो इस बिंदु के ऊपर हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर है, ऊपर का मतलब ये हुआ कि अगर इसका मान 7.6 है तो जो इनका मान होगा 7.6 से ज़्यादा होगा। और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अगर ज़्यादा होगी, इसका मतलब उसमें स्थिरता ज़्यादा होगा।
तो जो ये हेवी न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे ये यूरेनियम हो गया, इसको हम लोग भारी नाभिक बोलते हैं। जब ये खुद को विखंडित करता है, तोड़ता है लगभग 2 समान न्यूक्लियाई में, जैसे X और Y हो गया, तो इन दोनों नाभिकों का जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होगा वो इससे ज़्यादा होगा। तो इसको बोलते हैं पेरेंट, इसको बोलते हैं डॉटर। तो इनका जो स्थिरता होगा, स्टेबिलिटी होगा, वो इसके कंपेरेबल ज़्यादा होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं विखंडन या फिजन। तो ऐसे केस में कुछ ऊर्जा जो होती है वो मुक्त होती है। मान लीजिए उसको लिखा गया Q वो ऊर्जा है जो मुक्त हुई जब एक हेवी न्यूक्लियस का 2 छोटे न्यूक्लियस में विखंडन हुआ। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं, ये उदाहरण आपके बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले एक न्यूट्रॉन का आपतित किया गया यूरेनियम में, तो ये बना, इसके बाद इसका विखंडन हुआ और यहाँ पर कुछ ऊर्जा क्या हुई, निमुक्त हुई। तो अगर आप इसका देखेंगे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो वो हमेशा इन दोनों की वैल्यू से कम होगा। मतलब ये कम स्थिर होगा, ये दोनों ज़्यादा स्थिर होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। और जब भी विखंडन होता है तो वहाँ पर कुछ ऊर्जा जो होती है वो मुक्त होती है। ठीक ऐसा ही होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न में। न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक नाभिक है, एक नाभिक यहाँ पर है, ये दोनों नाभिक आपस में कंबाइन हो गए। ध्यान रखिएगा, सिर्फ मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। ये दोनों जो हैं वो हल्के नाभिक हैं, ये दोनों हल्के नाभिक आपस में कंबाइन हो गए, जुड़ गए और इन्होंने एक तीसरा नाभिक बनाया। मान लेते हैं लिथियम बना, एग्जाम्पल के तौर पर। ध्यान दीजिएगा, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, ये उदाहरण एकदम ही सही हो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि एक सिर्फ समझाने के हिसाब से मैंने उदाहरण लिया हुआ है। तो जैसे ये दोनों आपस में कंबाइन हुए, जुड़े और एक तीसरा नाभिक हमें मिला। तो जो तीसरा नाभिक हमें मिलेगा, उस तीसरे नाभिक का प्रति न्यूक्लियन जो होगा इन दोनों से ज़्यादा होगा। जैसे आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं, ये जो है H2 ड्यूटेरियम है, उसका यहाँ पर हुआ, ट्रिटियम के लिए यहाँ पर हुआ, तो लिथियम के लिए यहाँ पर है। तो देखिए ये बिंदु जो है वो ऊपर गया है। अगर बिंदु ऊपर गया है मतलब क्या हुआ, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और हमने कई बार बात किया कि जिस किसी भी नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज़्यादा होगी, उसकी स्थिरता, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और हर एक नाभिक खुद को स्टेबल करना चाहता है। अगर खुद को स्टेबल करना है यानी वो अपना प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। उसके लिए या तो टूटेगा या जुड़ेगा। तो जो जुड़ते हैं उस जुड़ने को क्या बोलते हैं, संलयन या फ्यूज़न। जो भी तारे होते हैं, स्टार जैसे सन हो गया, उसमें यही ऊर्जा का मेन स्रोत होता है, फ्यूज़न। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, यानी 4 हाइड्रोजन का संलयन हो रहा है और साथ में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और अपने को यहाँ पर देखिए 1 हीलियम मिल रहा है। तो जब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आपस में संलयन हुए, साथ में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो यहाँ पर 1 हीलियम बना और ये जो है ऊर्जा है जो क्या हुई, निर्मुक्त हुई, रिलीज़ हुई। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कोई यूरेनियम, जैसे यहाँ पे यूरेनियम 236 है, जब इसका विखंडन होता है तो जो ये ऊर्जा मुक्त होती है लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर एक यूरेनियम का विखंडन होता है तो उसके विखंडन के समय में जो यहाँ पर ऊर्जा रिलीज़ होती है, बाहर निकलती है, मुक्त होती है, वो ऊर्जा लगभग कितना होता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।